हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। आज हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने होम टैब को पूरी तरह से अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इंसर्ट के टैब के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर सब मेन्यू आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है हमारा टेबल। एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इलस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, इलस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इन्हें भी अभी बता देता हूं मैं भी। इलस्ट्रेशन के अंदर आता है सबसे पहला पिक्चर। ठीक है दोस्तों, और पिक्चर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे सबसे पहला आता है आइकन। उसके बाद आता है 3D मॉडल। उसके बाद शेप आता है, शेप ऑप्शन आता है एक। और उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट आर्ट के बाद आता है स्क्रीन शॉट। ठीक है दोस्तों, ये पिक्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये टोटल पिक्चर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हम ध्यान रखेंगे और एक एक करके हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहला टेबल आ गया, दूसरा इलस्ट्रेशन आ गया। इलस्ट्रेशन के बाद में अब आता है एड इन्स। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा एड इन्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा चार्ट्स के बाद आता है हमारा 3D मैप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पार्क लाइन और उसके बाद आता है हमारा फिल्टर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा हाइपर लिंक और उसके बाद आता है हमारा कमेंट और उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट के बाद ये मैं लिख देता हूँ। टेक्स्ट के बाद आता है हमारा हेडर एंड फुटर। ठीक है दोस्तों, हेडर एंड फुटर के बाद आता है हमारा सिंबल और सिंबल के बाद हमारा इंसर्ट के सभी सब मेन्यू समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जितने भी ये ऑप्शन हैं इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन्हें एक एक करके सभी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा इंसर्ट ऑप्शन है और उसके सिम मेन्यू है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके सभी सब मेन्यू को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको टेबल। टेबल में दो प्रकार से टेबल हम अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। एक इंसर्ट टेबल और एक होती है ड्रॉ टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल और एक होती है ड्रॉ टेबल। ठीक है दोस्तों, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। इंसर्ट टेबल के अंदर पहले से बनी टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। हम टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर पहले से ही MS एक्सेल के अंदर दी होती हैं। ठीक है, और ड्रॉ टेबल के अंदर हम अपने अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं।
ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे तीन कॉलम और मान लीजिए मुझे 3 कॉलम की आवश्यकता है और 2 रो की आवश्यकता है, तो हम अपने अनुसार इन्हें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या 3 कॉलम और 3 रो की आवश्यकता है, तो हम इस तरह से अपने अनुसार टेबल को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट करते हैं अब हमारा, और इसमें एक बात और, दूसरा टेबल के ही अंदर आता है पिवोट टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, पिवोट टेबल होती क्या है, इसको पढ़ते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को एक्सेल शीट के डाटा में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयोग करते हैं पाइवट टेबल का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 2000 कोई ओप्पो कंपनी है, 2024 में जनवरी के मंथ में सेल करती है वो 5 लाख की। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग कंपनी दी होती है। मान लीजिए ओप्पो आ गई, आपका वीवो आ गई। इस डाटा को अगर हम अपनी एक्सेल शीट में देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम पाइवट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसे ध्यान रखेंगे, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट के डेटा में देखने के लिए प्रयोग करते हैं हम पाइवट टेबल का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा इलस्ट्रेशन। सबसे ज़्यादा एग्जाम में इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। तो इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने समझाया था कि सबसे पहला ऑप्शन पिक्चर आता है, और पिक्चर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। जैसे कि सबसे पहला आता है आइकन्स, उसके बाद आता है 3D मॉडल, उसके बाद आता है शेप। ठीक है दोस्तों, शेप के बाद आता है स्मार्ट आर्ट, और उसके बाद आता है स्क्रीन शॉट। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम अब एक एक करके पढ़ेंगे कि इनका क्या मीन्स होता है और कैसे प्रयोग होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा आइकन्स। ठीक है दोस्तों, पिक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। पिक्चर का क्या होता है, अपनी एक्सेल शीट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं हम। पिक्चर ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें अपनी एक्सेल शीट में पिक्चर को ऐड करना है तो हम पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिक्चर किस तरह की, एक तो हमारी अपनी भी इमेज हो सकती है और अदर टाइप की किसी भी प्रकार की इमेजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम इमोजी लगा सकते हैं अपने एक्सेल शीट में। इमोजी या इमोटिकन्स भी कहते हैं इसे, इमोटिकन्स। ठीक है दोस्तों, लगा सकते हैं, इमोटिकन्स भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे आते हैं 3D मॉडल। 3D मॉडल में पहले से बने 3D मॉडल हमारे कंप्यूटर में होते हैं। 3D मॉडल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम अपने अनुसार क्रिएट भी कर सकते हैं। 3D मॉडलों को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनको अपनी शीट पर लगा सकते हैं।
उनको अपनी सीट पर, अपनी एक्सेल सीट पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3D मॉडल में क्या काम होता है, पहले से बने 3D मॉडल को हम एक्सेल सीट में लगा सकते हैं। अगर हमें वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम अपने अनुसार उनमें एडिट करके या फिर अपने अनुसार न्यू क्रिएट करके उनको 3D मॉडल को अपनी सीट, एक्सेल सीट में हम प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी शेप। एक्सेल सीट में शेप लगाने के लिए, एक्सेल सीट में शेप लगाने के लिए, शेप्स लगाने के लिए ठीक है दोस्तों, शेप्स कैसे हो सकती हैं, शेप कैसी हो सकती हैं, शेप रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कोई भी शेप हो सकती है, उसे हम अपनी एक्सेल सीट में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर इसमें प्री डिफाइंड होती हैं, ये प्री डिफाइंड ग्राफिक्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिन्हें हम बनाते नहीं हैं, पहले से ही कंप्यूटर के में दी हुई होती हैं। प्री डिफाइंड या इन्हें पूर्व निर्धारित भी कहते हैं, पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स, इनमें हम लिख भी सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, जैसा आपने देखा हो कि कोई इस तरह का ट्रायंगल शेप में इस तरह से 3 पिरामिड की तरह बने हुए हैं और हमें समझाना है, जैसे ब्लूम की थ्योरी देखी हो आपने या कोई भी एक चार्ट देखा हो, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई सूची बनानी है, इनमें लिखना है कुछ भी, तो हम लिख सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में पहले इसे स्क्रीन क्लिपिंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, हम अपनी एक्सेल सीट में स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पिक्चर ऑप्शन के सब मेन्यू, सभी ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा एड इन्स, जैसा कि मैं बता चुका हूं, एड इन्स का क्या कार्य होता है ये समझते हैं हम। एड इन्स, इसमें किसी पैराग्राफ को किसी वेबसाइट से सर्च करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से मान लीजिए ये कोई हमारी एक्सेल सीट है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम एड इन्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है, जैसे कि विकिपीडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी पैराग्राफ या फिर हमें मुगल साम्राज्य कोई भी हमें सर्च करना है। ठीक है, तो वो मुगल साम्राज्य यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में हमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कॉपी करके अपनी एक्सेल सीट में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी एक्सेल सीट में लगाने के लिए हम एड इन्स का प्रयोग करते हैं। वेबसाइट से कुछ भी चीज़ सर्च करके, इमेज वगैरह कुछ भी चीज़ सर्च करना हो, उसको सर्च करके उसको कॉपी करके अब हम एड इन्स में ऐड कर सकते हैं अपनी एक्सेल सीट में। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर इसको एजुकेशन कैटेगरी कहते हैं।
एजुकेशन कैटेगरी कैटेगरीज। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमें कोई एजुकेशन कैटेगरी में जाकर सर्च करना है, तो हम एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं उसको हम विकिपीडिया में डाल देंगे, विकिपीडिया हमें सर्च करके दे देगा और उसको हम कॉपी करके अपनी एक्सेल सीट में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, एजुकेशन कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी हो उसे सर्च कर लेंगे और वो हमें विकिपीडिया पर हम सर्च करके उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा चार्ट्स। फोर्थ ऑप्शन आ गया हमारा, ये थर्ड है। फिर आ गया हमारा चार्ट। एक्सेल सीट पर इसके अंदर ना, चार्ट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप या अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम इन चार्टों का प्रयोग अपनी एक्सेल सीट में करना चाहते हैं, एक्सेल सीट पर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इन चार्टों में कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, जैसे कि पाई चार्ट होएगा, कॉलम चार्ट होगा, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, बार ग्राफ चार्ट होता है, और एक्स वाई स्केटर चार्ट। ठीक है दोस्तों, एक और होता है कॉम्बो चार्ट के अंदर कॉलम और लाइन दोनों होते हैं, कॉलम और लाइन दोनों का बना हुआ चार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ETC। इनके अलावा और भी चार्ट होते हैं, पर यही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे कि एक्सेल शीट MS एक्सेल में चार्ट्स के अंदर कौन कौन से चार्ट्स होते हैं। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार, XY स्केटर, कॉम्बो चार्ट। ठीक है, कॉम्बो चार्ट के अंदर कॉलम और लाइन चार्ट दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय डिफॉल्ट F11 को फंक्शन की F11 को प्रेस करने पर कॉलम चार्ट ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, कॉलम चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें ऐसे सीट में कॉलम चार्ट का प्रयोग करना है तो हम फंक्शन की F11 को प्रेस करेंगे और हमारा कॉलम चार्ट हमारी सीट पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 3D मैप। ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम। 3D मैप को 3D का मतलब डायमेंशन 3D डायमेंशन मैप। ठीक है दोस्तों, इसे 3D डायमेंशन मैप भी कहते हैं। किसी भी डाटा को, इसका मतलब होता है किसी भी डाटा को 3D मैप में देखने के लिए 3D मैप में देखने के लिए मैप में दिखाया जाता है। ठीक है, दिखाया जाता है 3D मैप में दिखाया जाता है। अगर हम कोई भी चार्ट है, मान लीजिए कॉलम है, तो 3D मैप में दिख जाएगा हमें। ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा स्पार्क लाइन। इसे ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। स्पार्क लाइन को, ये छोटे टिनी चार्ट होते हैं, टिनी चार्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे कि स्पार्क लाइन को टिनी चार्ट कहते हैं, और स्पार्क लाइन MS एक्सेल के इंसर्ट ऑप्शन में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें टिनी चार्ट भी कहते हैं। ये
टिनी चार्ट का मतलब स्मॉल चार्ट होते हैं, ये स्मॉल चार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर हमें अपने एक सेल में चार्ट लगाना हो तो हम स्पार्क लाइन ऑप्शन में जाएंगे। स्पार्क लाइन ऑप्शन में जाकर चार्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतने छोटे चार्ट होते हैं जिनको हम अपनी एक सेल में भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल्टर। फिल्टर का क्या कार्य होता है इसे मैं पहले ही बता दिया है मैंने अभी। अपने अनुसार डाटा को सर्च करना, सर्च करने के लिए मान लीजिए कोई ये टेबल है, बहुत सारी टेबल के अंदर डिजिट, अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल डाटा फीड है इस टेबल के अंदर। ठीक है, और हम इसमें चाहते हैं कि हमें मान लीजिए इसमें 2, 4, 6, 8, 12, 17, 19, 28, 20 कुछ भी लिखा हुआ है मान लीजिए, तो हम चाहते हैं कि 21 कितनी बार आया है ये सर्च करना चाहते हैं, तो वो अपना आप सर्च करके दिखा देगा और इसे हाईलाइट कर देगा कि 21 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम फिल्टर के अनुसार अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अब हमारा हाइपरलिंक। इसे और ध्यान से पढ़ेंगे। हाइपरलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है हमें एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। हाइपरलिंक्स का मतलब होता है लिंक्स, अपनी एक्सेल शीट में लिंक्स को ऐड करना। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट की भी बताई थी मैंने। शॉर्ट की होती है इसकी Ctrl+K। ठीक है दोस्तों, हाइपरलिंक में किसी भी प्रकार के डाटा को, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हाइपरलिंक में किसी भी प्रकार के डाटा को लिंक बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हाइपरलिंक का मतलब है अपने एक्सेल शीट में या किसी भी चीज़ में हम अपनी लिंक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो किसी भी प्रकार के डाटा को लिंक के रूप में हम बना सकते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, इसकी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक की, जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी टेक्स्ट को जब भी देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, हाइपरलिंक पर क्लिक करके जब भी हम किसी भी डाटा को देखा जाएगा तब वह नीले रंग का हो जाएगा। यानी कि हाइपरलिंक कैसे कलर की होती है, नीले रंग का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये नीले रंग का आएगा और उसके नीचे अंडरलाइन जरूर आएगी, अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारी हाइपरलिंक बन चुकी है। और इसके बाद एक नेक्स्ट पेज पर करता हूं। अंडरलाइन आने के बाद जैसे ही हम माउस के पॉइंटर को इस लिंक पर ले जाते हैं, इस लिंक पर लाते हैं तो एक हाथ के जैसी आकृति बनी हुई आती है, हाथ के जैसी सिंबल आता है, बनकर आता है। ठीक है दोस्तों,
मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक फोटो नाम की कोई लिंक बना दी, ठीक है दोस्तों। कैसी लिंक बना दी, यहाँ देखिए फोटो, ठीक है। अब जैसे ही हमने Ctrl+K प्रेस किया कीबोर्ड के द्वारा तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस इमेज का नाम हमने पहले से ही बना के रखते हैं कि इमेज का नाम मान लीजिए कोई AK रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम Ctrl+K प्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसकी लोकेशन के अनुसार उस इमेज को जो हमने AK नाम दिया था उस AK को क्लिक कर लेंगे और इस फोटो पर एक इस तरह से लाइन बनी हुई आएगी, ठीक है। जैसे ही वो इमेज अब इस टेक्स्ट पर क्लिक ऐड हो गई, ठीक है, तो इसका कलर ब्लू कलर हो जाएगा और इसके नीचे एक अंडरलाइन बनकर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हम इस पर अपना माउस लेकर गए तो माउस लेकर जाएंगे तो इस पर एक हाथ के जैसी एक आकृति बनी हुई आएगी इस तरह से, ठीक है। अगर लिंक के ऊपर माउस के पॉइंटर को लाने पर हाथ के जैसी आकृति बनी हुई आ रही है तो समझ जाना कि वो हाइपरलिंक बन चुका है, ठीक है दोस्तों। हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए अब हमें ये ओपन करना है, ठीक है दोस्तों। हाइपरलिंक को रन कराने के लिए हाइपरलिंक को रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस माउस क्लिक करना पड़ता है। माउस क्लिक से ये फोटो जो इस पर हमने ऐड करी है ना वो ओपन हो जाएगी। माउस क्लिक से हाइपरलिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हाइपरलिंक या फोटो ओपन हो जाएगी जिसकी भी हमने बनाई है, ओपन हो जाता है। हाइपरलिंक को मैंने पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हाइपरलिंक लिंक्स को ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्ट की Ctrl+K होती है। हाइपरलिंक में किसी भी प्रकार के डाटा को लिंक बनाया जा सकता है। किसी भी टेक्स्ट जब भी देखा जाएगा वह नीले रंग का बन जाएगा और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे ही हम माउस के पॉइंटर को उस लाइन पर लिंक पर लाते हैं तो हाथ जैसी सिंबल बनकर एक आकृति बनकर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और मैंने बाकी हाइपरलिंक को रन कराने के लिए Ctrl+ माउस क्लिक का प्रयोग करते हैं, इसे बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा वो हाइपरलिंक भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कमेंट, ठीक है दोस्तों। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आप देखिए प्रत्येक सेल पर कमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कमेंट का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम सेल के ऊपर कमेंट को ऐड करते हैं तो इस पर इस तरह से एक सिंबल आएगा, यहाँ पर कमेंट ऐड हो जाती है। सेल के ऊपर आप देखोगे तो इस तरह से एक सिंबल बना हुआ आ जाएगा और इस पे ही लिखा होता है कमेंट का जो भी हम मैसेज छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। सेल के ऊपर इस तरह का एक त्रिकोण बना हुआ सिंबल बनकर आएगा और उस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, माउस को लाते हैं तो उस पर एक कमेंट के द्वारा जो भी हम मैसेज छोड़ते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट को पढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किसी भी इमेज या एक्सेल शीट पर टेक्स्ट बॉक्स में लिख कर लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि अब हम समझते हैं, मान लीजिए हमारी ये कोई शीट है, ठीक है दोस्तों, या फिर कोई इमेज है, शीट के ऊपर कुछ भी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम
इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और उसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ नाम लिखना है, अजीत कुमार लिखना है, या फिर कोई और चीज़ लिखनी है, या फिर एक और चीज़ बताता हूँ मैं। मान लीजिए MS यानी कि एक्सेल शीट में गए हम और हम यहाँ पर हमने कोई इमेज सिलेक्ट कर ली। मान लीजिए ये कोई इमेज है और हमें इस इमेज में यहाँ पर कोई डेट वगैरह या कुछ भी लिखनी है या फिर नाम लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि हम अपनी इमेज या किसी भी एक्सेल शीट में कुछ ऐड करने के लिए, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा हेडर एंड फुटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसे देखेंगे एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट को पेजेस के रूप में देखने पर उस पर हेडर एंड फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयोग कर सकते हैं। इसे ध्यान से याद रखेंगे कि अगर हम एक्सेल शीट है, मान लीजिए कोई एक्सेल शीट है हमारी और एक्सेल शीट को हम पेजेस के रूप में देखना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उस एक्सेल शीट को पेजेस के रूप में देखना चाहेंगे तो पेज के ऊपर हेडर और पेज के बॉटम साइड में हमें फुटर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, हेडर एंड फुटर हर पेज पर रिपीटेड कंटेंट होता है, रिपीटेड कंटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक बार हमने हेडर फुटर बना दिया और हम चाहते हैं कि हर पेज पर दिखे हमें, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह से लगा हुआ आ जाए, या फिर टाइटल लिख दिया हमने, तो ये रिपीटेड कंटेंट होता है, हर बार ऑटोमेटिक लगता हुआ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सिंबल। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है सिंबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंबल। ठीक है दोस्तों, सिंबल में हमारे दो प्रकार के सिंबल होते हैं। एक होता है सिंबल और एक होती है हमारी इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, सिंबल और एक होती है हमारी इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, दोनों को पढ़ते हैं कि इनका मीन्स क्या होता है। एक्सेल शीट पर सिंबल ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमें एक्सेल शीट पर हम अपने कोई सिंबल बनाना चाहते हैं, तो हम उससे बना तो सकते नहीं है, लेकिन अगर हम सिंबल में जाकर, मान लीजिए हमें ओम्स वाला ये सिंबल बनाना है, या फिर कोई डेल बनाना है, ठीक है, या फिर कोई लैम्डा बनाना है, इस तरह का कोई सिंबल ऐड करना हो तो हम एक्सेल शीट में सिंबल में जाकर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इक्वेशन में एक्सेल शीट पर प्री डिफाइंड भी होती हैं और अपने अनुसार भी बना सकते हैं। प्री डिफाइंड इक्वेशन को ऐड करने के लिए या इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, या इक्वेशन में चेंज या एडिट कर सकते हैं, या न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ab, इस तरह से हम अपने अनुसार बना सकते हैं, नहीं तो वो हमें ये इक्वेशन में दी होंगी, हम वहाँ से भी कॉपी करके हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा इंसर्ट टैब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम MS एक्सेल के नेक्स्ट टैब ड्रॉ को कंप्लीट करेंगे। ड्रॉ के बाद फॉर्मूलाज, इस तरह से जो भी हमारे टैब्स बचे हुए हैं हम एक एक करके उन्हें कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।